हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं, चाहे वो केवीएस के हों, चाहे नवोदय के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे यूपी टीजीटी या एलटी के हों, इन सब का मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें 100% परफेक्ट नहीं होती हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो गलती कर जाता हूं मैं, मुझे ये बात पता है। तो क्योंकि इतने सारे होते हैं और मेरे पास क्या है कि आंसर की नहीं है, तो आंसर की नहीं है तो अपने हिसाब से उसको जब सॉल्व करना होता है तो थोड़ी सी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आई होप कि आप लोग इस गलती के लिए बहुत ज़्यादा इशू नहीं बनाएंगे। और देखिए, जो आदमी करता है मेहनत उसी से ही गलती होती है। तो ये यकीन मान के चलिए कि मैं जिस तरह के पेपर आपके सामने डाल रहा हूँ, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आने की कोशिश करता हूँ। ये आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा एक साथ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज हम लोग केवीएस 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। और इसमें पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज देख लेते हैं। यहाँ पे 2018 का केवीएस का ये पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैरियर्स हु सेड दैट इन्फेक्टियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। कहने का मतलब है कि जो ऐसे वाहक एजेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, जो कि इन संक्रामक रोग फैलाते हैं, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टेम्परेरी कैरियर्स कहा जाता है उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, What kind of workout leads to increased muscle mass and strength? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। स्ट्रेट ट्रेनिंग क्या होता है कि मसल्स मास को, स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। यह क्वेश्चन आपको केवीएस 2013 के पेपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है, ठीक है, लीन बॉडी मास को कहा जाता है मसल, बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है, इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये आपका बॉडी कंपोजिशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास, जब आपके बॉडी का लीन मास मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा मोटा मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, तो उस तरह के हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ बता रहा है कि इन 2018 एशियन गेम्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरपिंदर सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन इज़ डिफाइंड एज। तो अचीवमेंट मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज स्पोर्ट पर्सन प्री डिस्पोजिशन टू अप्रोच और अवॉइड अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन का मतलब ये हुआ कि किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे रहने हेतु खिलाड़ी की पूर्व अनुकूलता को हम अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? द वेट एंड डायमीटर ऑफ हॉकी बॉल शुड बी। तो हॉकी बॉल का वेट और डायमीटर आपको दोनों बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 156 से 163 ग्राम एंड 71.3 से 74.8 mm होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव बीन नेवर बीन अब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक प्रोग्राम। तो ऐसे कौन से खेल हैं जो कि अभी तक समर ओलंपिक खेल से कभी भी बाहर नहीं हुए हैं? आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़, देखिए मैं बता दे रहा हूँ पहले कि ए एथलेटिक कभी बाहर नहीं हुआ है, नेक्स्ट है बी स्विमिंग कभी बाहर नहीं हुआ, 1896 से अभी तक चले आ रहे हैं। उसके बाद आपका डी है फेंसिंग भी कभी बाहर नहीं हुआ है,
ठीक है, और उसके बाद आपका एफ है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। ये जो चार आपके हैं ये कभी भी बाहर नहीं हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए बी डी एन एफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। ये उस समय का करंट क्वेश्चन था जब आप 18 में पेपर दे रहे थे, और मान के चलिए कि बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था ये। नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मैन हॉकी चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज इन 2018। तो आपको बताना है कि वो सिटी का नाम जहां पर 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप मैन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको सभी को पता होगा उस समय 2018 में जो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 खेला गया था भुवनेश्वर में खेला गया था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ बता रहा है कि हु प्रपोज दैट अचीवमेंट एफिलिएशन एंड पावर आर थ्री इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। तो किसने यह माना है कि उपलब्धि संबंधी जो भी आपके बताए जाते हैं प्रेरणा के तीन प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, तो तीन प्रेरणा के जो तीन प्रमुख कारण बताया गया है एफिलिएशन, पावर एंड थ्री इंपॉर्टेंट नीड्स, तो उस यह बात किसने कही है, तो दैट इज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 मैकक्लेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कोहन सजेस्ट दैट टू मोटिवेट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द राइट। तो कोहन ने माना है कि विपरीत करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है। तो इसने ठीक है क्या चीज़ें मानी है कि आपको क्या चीज़ें सही होनी चाहिए मोटिवेशन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इन्वायरमेंट को इसने सबसे ज़्यादा अच्छा कारक बताया है किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट का फॉर्मूला निकालने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 220 माइनस एज इंटू 70%। तो मतलब ये टारगेट हार्ट रेट का मतलब क्या है कि जब हम किसी को इंड्योरेंस ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम उसकी जो इंटेंसिटी है वो देखते हैं कि टारगेट मतलब जो हमारे हार्ट पर इफेक्ट हो इंटेंसिटी, उस हार्ट की इंटेंसिटी मतलब उस पर जो लोड हो कम से कम 70% होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर उसकी स्टेमिना को हम बिल्ड कर पाएंगे। ये इंड्योरेंस रिलेटेड आपका बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेंशन द फाइन इम्पोज ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वार्न ऑफ कोचिंग इन द यूएस ओपन टेनिस 2018। तो यूएस ओपन टेनिस में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितने राशि का जुर्माना लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 $4,000 यूएस डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ। तो एनालिसिस किसका पार्ट होता है, तो एनालिसिस करना आपके कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट होता है। ठीक है, विश्लेषण करना कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख लेते हैं द रेंज ऑफ इम्पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड। द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट इज कॉल्ड। तो जो जॉइंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं। हमारे जॉइंट की जो रेंज होती है उसको अगर हम अचीव करते हैं तो उसे हम फ्लैक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम अदर केमिकल सोर्सेज इज नोन एज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अगर हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं एटीपी को किसी केमिकल फॉर्म में, तो उससे हम जब हम अपने मसल्स में फील करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। ये आपका आंसर की है, ये पेपर मैंने दिया हुआ था और आंसर की के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि एमोबियोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट इज कॉल्ड। तो एमोबियोसिस अमीबिया जो होता है, अमीबा जो होता है वो किसके कारण होता है और इन्फेक्टिव डिजीज़ है। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रोटोजोआ। अमीबा का जो होता है वो है कौन,
प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड। इनमें से पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या माना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन्वॉल्व्स मेनी बाउंसिंग एंड हॉपिंग। जब भी आप एक्सप्लोजिव यानी बाउंसिंग और हॉपिंग कर रहे हो तो ये आपका पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। जब हम पानी में वाटर में क्लोरीन को मिलाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म। ठीक है, ये दो एसिड बनते हैं, हाइपोक्लोरस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन। तो ऐसे कौन से आउट ऑफ द विच ऑफ सिंथेटिक ड्रग, ऐसे कौन से सिंथेटिक ड्रग है जिसकी संरचना एड्रेनलिन के समान होती है? ठीक है, एड्रेनलिन के समान होती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एम्फेटामाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस दोनों को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 को एकदम करेक्ट माना है आंसर की ने। बिहेवियर को सिर्फ नहीं लिया है, इन्होंने मेंटल बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को बताया है साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन अ प्रोजेक्ट टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो लोगों का आपसी समस्या सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना क्या कहलाता है? मतलब लोग क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट करते हैं पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर, तो उसे जब सॉल्व करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहा जाता है। कि जब सभी लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं, बैरन पियरे डी कुबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन। तो बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनाया था? तो 1894 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एफ एंटोनेली। ठीक है, एफ एंटोनेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अनड्यूली पेनलाइज्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मतलब सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्तियों में और अधिक सुधार नहीं हो सकता है, इस प्रकार से उन्हें अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है, यह किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ डाइमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड विथ। तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों एक साथ किसके द्वारा डेवलप होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, हिल रनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, हिल रनिंग के थ्रू आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डेकाथलॉन। तो डेकाथलॉन से संबंधित आपको बताने हैं। तो मैंने आप पहले एक ट्रिक किया बताया था आपको डेकाथलॉन को याद करने का। 100 लगाऊं 400, पहले दिन का आपको याद रखना है। 100 लगाऊं 400, तो 100 से आपका 100 मीटर हो जाएगा। लगाऊं से लॉन्ग जंप, ग से गोला फेंक, ऊ से ऊंची कूद, 400 से 400 मीटर का रनिंग हो जाएगा। और दूसरे दिन क्या है, 110 DPJ। DP आप जानते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे DP लगी होती है, तो DPJ 1500। तो ये आपका है। जब आपको इसको याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। तो इसमें बताना है कि करेक्ट है डेकाथलॉन। तो लॉन्ग जंप इज द सेकेंड इवेंट ऑफ
डे फर्स्ट, तो पहले दिन का जो लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो पहला ऑप्शन आप इसको काट देंगे, गलत है। दूसरा 400 मीटर इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ द डे, ठीक है, तो आपको बताना है 400 इज द सेकेंड लास्ट इवेंट ऑफ डे फर्स्ट, ये भी गलत है आपका, बी भी गलत बता रहा है। 110 मीटर हर्डल इज द फर्स्ट इवेंट, ये आपका सी सही है। डिस्कस थ्रो इज द लास्ट इवेंट ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड लास्ट बोला है, तो डिस्कस सेकेंड लास्ट तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, तो ये आज जानिए कि लॉन्ग जंप यहाँ बोला, लंबी कूद इज अ सेकेंड इवेंट, अरे ये पहला वाला सही है, सेकेंड लास्ट नहीं बोला, इसने सेकेंड इवेंट बोला है, मैंने लास्ट यहाँ देखा, तो आपका ए और, ठीक है, सी आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम दे विल मोर रीली एक्ट टू सॉल्व इट इज, तो क्या होता है कि लोग अपनी समस्या को समझेंगे तो अधिक तत्परता से सुलझाने में काम करते हैं। तो यह बात किस में कही गई है और किस इस पर सही बैठता है, तो यह जो सिद्धांत है ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समुदाय से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, कम्युनिटी हेल्थ से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से, प्रिंसिपल से क्वेश्चंस को ज़्यादा उठाया गया है इस वाले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो निम्नलिखित में से खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की मांग नहीं है, मतलब कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए एथिकल गाइडलाइंस इनमें से कौन सा आपका नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ये कोई गाइडलाइन, एथिकल गाइडलाइन नहीं है कि उसे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है सिचुएशनल फैक्टर्स इन मोटिवेशन इज, तो सिचुएशनल फैक्टर मोटिवेशन में क्या होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है कि सेक्टर जो होता है एंगल डिस्कस थ्रो का वो 34.92 डिग्री एंगल होता है, सही है। उसके बाद सेक्टर एंगल ऑफ शॉर्ट पुट 45, ये गलत है, बी वाला। उसके बाद बोल रहा है डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस 22 सेंटीमीटर, ये सही है, ठीक है, सी आपका सही है। इसके बाद बोला है डायमीटर ऑफ मेन डिस्कस, ये आपका गलत है, डी। फिर बोल रहा है ई, यहाँ पे लेंथ ऑफ वुमेन जेवलिन 2.22 2.3 मीटर, ये भी सही है, 220 से 230, ठीक है, सेंटीमीटर होता है। तो आपका जो आंसर निकल के आया है वो है ए, सी और ई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ए सी ई, ऑप्शन नंबर बी इसका यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए सी और ई। आगे बढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मैं आंसर कुछ और बताता हूँ और बोलता कुछ और हूँ, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, कई बार ऐसी गलतियाँ हो चुकी है। एक्चुअली पढ़ाते वक्त माइंड भी थोड़ा सा रहता है, कहीं गलती ना हो जाए, उस चक्कर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो 81 को देख लेते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड इज एसोसिएटेड विद, तो क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस को हम इस स्पेसिफिक तरीके से क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। जब हम स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, कुछ नई चीज़ों को, टेक्निक का यूज करके फिटनेस को डेवलपमेंट करते हैं, तो इसको प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द वेगस नर्व्स, ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टॉल इज इंक्रीज्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग
क्या है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एट अ लो मीडियम इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के 3 पार्ट होते हैं, स्लो, फास्ट और वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि एराउजल इज डिफाइंड एज, तो एराउजल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कार्य करने के लिए तैयारी के भिन्न भिन्न जो तरीके होते हैं हम उसे एराउजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ बोला स्टमक सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। तो आपको बताना चाहूँगा जो हमारा स्टमक होता है ना वो 2 तरह के एंजाइम को निकालता है। तो पहला यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए HCl और दूसरा होता है पेप्सिन। तो ए और बी इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में से सहायता मिल सके। तो हमारा किस तरह का प्रयास होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन में ताकि लोगों को डायरेक्ट हेल्प मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, डिसीजन एंड हैव देयर चॉइसेस। तो निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना सबसे जरूरी चीज़ होता है हेल्थ एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ बोल रहा है ऑल्दो स्पोर्ट्समैनशिप इज़ अ डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप को क्या करना है कि डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। इट फॉल्स विद इन द जनरल एरिया ऑफ, तो कहीं ना कहीं ये किसी जनरल एरिया में सामान्य क्षेत्र में आता है। तो इसको हम कैसे जज कर सकते हैं स्पोर्ट्समैनशिप को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर, मोरलिटी में अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, मोरलिटी कहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप को मोरलिटी कहा जाता है सबसे समान क्षेत्र में, समान भाषा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्ट वॉल बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्रिकेट से क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ क्रिकेट आर करेक्टली मैच। तो आपको क्रिकेट का डायमेंशन बताना है। तो इसमें सबसे पहला बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द पिच 20.22 मीटर। तो ये पहला वाला जो आपका है वो गलत है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि लेंथ ऑफ पिच 20.12, ये आपका सही है, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद बोल रहा है कि विड्थ ऑफ पिच, तो विड्थ ऑफ पिच 3.25 मीटर, ये भी आपका गलत है। डी बोल रहा है विड्थ ऑफ पिच 3.05 मीटर। तो देखिए किस तरीके से आपका, आपने फिट में याद किया होगा, यार्ड में याद किया होगा, लेकिन यहाँ पे मीटर में देके कंफ्यूज कर दिया है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कन्वर्ट करना आपको सीखना चाहिए। ठीक है, कैसे आप फिट से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यार्ड में मीटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें सीखेंगे तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी सही हो जाएंगे। तो इसमें आया आपका बी डी। और इसके बाद आप लास्ट देखेंगे यहाँ पे पॉपिंग क्रीज 1.22 की पॉपिंग क्रीज 1.10। तो ये वाला एफ सही है, सॉरी ई सही है, पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर होगा। तो यानी कि आपका बी डी और ई, तो बी डी ई यानी इसका जो सेकंड आंसर है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि यूएस ओपन से संबंधित जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है इट वाज फाउंडेड इन 1881। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा पूछा प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 1974। तो पहले यूएस ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था, ये भी एकदम सही है, ऑप्शन बी भी इसका सही है। और यहाँ पे सी बोला इट वाज फाउंडेड इन 1883, गलत है क्योंकि हमने पहले ऊपर सही बता दिया है। फिर बोल रहा है प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम, ये भी गलत है क्योंकि हमने उत्तर बता दिया है। फिर ई पूछ रहा है प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट पे नहीं खेला जाता। आप बात कर रहे हैं लेफ्ट प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1978 टू टिल डेट, ये सही है। अब हार्ड कोर्ट पे होने लगा है 78 के बाद से।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन निकल के आपके सामने आया है ABF, तो इसका जो राइट आंसर होगा ABF, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सिंस 2001 11 से 11-12 से 16-17 तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 पंजाबी यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने 2012 से 2017 तक सबसे ज़्यादा बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता था। और अगर ऐसे आपसे सिंपली पूछा जाए कि अभी तक सबसे ज़्यादा किसने बार जीता है, तो ये आपका GND यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इसने अभी तक कुल मिलाकर 22 बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीत चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं कि आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर वुमेन इज़। तो वुमेन के लिए आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर B 18 to 22%। तो ये इससे ज़्यादा बॉडी फैट नहीं होना चाहिए। ये आपका बॉडी फैट का लेवल जो है 18 to 22%, ये आइडियल बॉडी वेट माना जाता है फैट। आगे बात करते हैं कि अ स्टेज इन प्यूरिफिकेशन ड्यू टू विच 98 to 99% ऑफ द बैक्टीरिया आर रिमूव्ड इज टर्म्ड एज। तो शुद्धिकरण की वह अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर C फिल्टरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट डज द एब्रिएशन HIV स्टैंड फॉर। तो HIV का फुल फॉर्म यहाँ आपको बताना है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मीन्स। ठीक है, तो कैरेट यहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एंड स्टिक यानी पुरस्कार और उपागम, ठीक है, दंड, इससे क्या मतलब है, यह प्रिंसिपल क्या बातों को दर्शाता है। ठीक है, किसी हेल्थ एजुकेशन के अंदर की बात की जाए तो एक कैरेट मतलब और स्टिक, गाजर और छड़ी तरीके से बात की जाए तो मतलब पुरस्कार हम दे रहे हैं, स्टिक मतलब एक दंड भी दे रहे हैं उसको। तो ये क्या दर्शाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 टू हैंग अ कैरेट इन फ्रंट ऑफ अ हॉर्स एंड हीट इट इन द रियर। उसके पीछे की तरफ मारना है और आगे की तरफ क्या करना है, उस कैरेट मतलब कि गाजर उसके सामने लटकाना है ताकि वह चलता रहे और चलता रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यानी कि रचनात्मक नेतृत्व शैली का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इनकरेज एंड इंस्पायर ग्रुप मेंबर्स, जो अपने ग्रुप मेंबर्स को इंकरेज करता है, इंस्पायर करता है टू गो एबव, आगे जाने के लिए, एंड बियॉन्ड सेल्फिश नहीं हो, इंटरेस्ट एंड डू द बेस्ट फॉर द कॉमन गुड फॉर द ग्रुप। समझ में आया बात। तो ट्रांसफॉर्मर लीडरशिप का मतलब होता है कि जो अपने मेंबर्स को इनकरेज करता हो, ठीक है, इंस्पायर करता हो ताकि वो ग्रुप के लिए आगे बढ़े और अच्छा काम करे बिना सेल्फिशनेस के। क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है यहाँ पे, द मिनिमम हाइट क्लियरेंस फॉर आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट इज़। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर A 7 मीटर होता है। अगर यही चीज़ इंडोर बोलेगा तो आपको 12.5 मीटर बताना है। तो वॉलीबॉल कोर्ट में जो आउटडोर मतलब ऊपर का जो क्लियरेंस सीलिंग होती है ना क्लियरेंस के लिए आउटडोर में, तो वो लगभग 12.5 मीटर होता है इंडोर में, और आउटडोर में 7 मीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं कि इफ़ इमर्स्ड इन अ ग्रुप दैट गिव्स अ पर्सन अ सेंस ऑफ एनोनिमिटी
अ पर्सन कोड, यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह गुमनाम सा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अनलीज इनहिबिशंस बिकॉज ऑफ डी-इंडिविजुएशन। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चंस है, मुझे भी बहुत अटपटा लगा, मैं भी किया था इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके की स्टैंडर्ड लगाता है केवीएस, और यकीन मान के चलिए कि इस साल का जो पेपर था मैंने अब तक के अपने लाइफ में सबसे कठिन पेपर दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि इन 2018 एशियन गेम्स हिमा दास सेट 400 मीटर वुमेन्स नेशनल रिकॉर्ड इन फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ। तो हिमा दास ने 400 मीटर का टाइमिंग रिकॉर्ड कितना दिया था नेशनल रिकॉर्ड, तो 50.79 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों आज का आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे कहता हूं कि बार बार चीज़ें होती हैं, जैसे मैं 100 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा, क्योंकि आंसर की नहीं था मेरे पास। लेकिन इस 2018 का ये जो पेपर है मैंने खुद दिया हुआ था और मैं क्वालिफाई भी था, तो इसका आंसर की मैंने मिलाया हुआ था, तो इसका आंसर की मैं आपको एकदम सही दे रहा हूँ, इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमें डाउट रहता है, हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है और एग्जामिनर अपने दिमाग से ऑप्शन को सेट करता है, उसने क्या सोचकर क्वेश्चन को बनाया है और क्या सोचकर उसने ऑप्शन को दिया और क्या उसने माना है। तो कभी कभी हमको एग्जामिनर के दिमाग से भी चलना होता है, तो इसीलिए कभी कभी चीज़ें आपको थोड़ा अलग देखने को और अटपटी देखने को मिलती हैं। ये मान के चलिए कि फिजिकल एजुकेशन में 2 से 4% का एरर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।